जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सब लोग आ चुके हैं जी? यार हमने सीनेम वर्सेस एलिस के ऊपर प्रैक्टिकली करके देख लिया और मजीद आगे चलते हैं। जहां तक बात की जाती है टीटीएल की, सो राउट 53 आपको टीटीएल की ऑप्शन भी देता है टाइम टू लिव, जिसमें नॉर्मली जो देखा गया है कि हाईएस्ट टीटीएल जो है 24 आवर्स है, और अगर आपका टीटीएल बहुत ज्यादा है दैट मींस लेस ट्रैफिक ऑन डीएनएस एंड पॉसिबली आउटडेटेड रिकॉर्ड्स। डेफिनेटली जब 24 आवर्स तक कुकीज के अंदर आपका वो डीएनएस का रिकॉर्ड रहता है, उस डीएनएस के अगेंस्ट आईपी जो है, तो डीएनएस के ऊपर ट्रैफिक तो कम जाती है लेकिन आउटडेटेड रिकॉर्ड्स की पॉसिबिलिटीज हैं। और लो टीटीएल जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं दैट इज 60 सेकंड, that means more traffic on DNS and records are outdated for less time, easy to change the record. TTL is mandatory for each DNS record. हर DNS record के लिए TTL जो है वो मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल जब आप DNS की रिक्वेस्ट करते हैं एक ब्राउजर से और उसके अगेंस्ट आपका आईपी रिजॉल्व होता है, तो एक उस कितने टाइम तक ये आपके कैशे के अंदर रहेगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं, 300 सेकेंड। और डेफिनेटली दोबारा अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कैशे से ही रिजॉल्व हो जाएगा। तो टीटीएल कॉन्फ़िगर कहाँ कर सकते हैं? टीटीएल का मेरा ख्याल आइडिया सब लोगों को है, इसलिए मैं बहुत टाइम नहीं लगा रहा इन छोटी-छोटी बातों के ऊपर, लेकिन द आइडिया इज कि आप लोगों को चीज़ों का पता हो। तो यहाँ पर आप देखें तो ये टीटीएल की ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड है, आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। 1 मिनट पे 1 टाइम क्लिक करेंगे तो 60 सेकंड्स, 2 टाइम क्लिक करेंगे तो 120, थर्ड टाइम क्लिक करेंगे तो 180। इफ यू वांट टू इंक्रीमेंट बाय 5 मिनट्स तो 300 सेकंड, फिर क्लिक करेंगे 600 सेकंड्स, और 1 डे which is 86,400 seconds. So you can set the TTL value over here. तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी है कि यहाँ पे आप टीटीएल सेकंड जो है वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और मैंडेटरी है। नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो है ये किस पे होता है, 300 सेकंड के ऊपर होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टीटीएल, और मजीद आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन, ये कम हो तो फिर ज़्यादा सही है या ज़्यादा हो तो सही है? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अगर आपका अपना डीएनएस है और आप चाहते हैं कम से कम ट्रैफिक आए उसके ऊपर, तो आप उसका डिटेल बढ़ा देते हैं ताकि कम से कम रिक्वेस्ट हैं आपके डीएनएस के ऊपर आए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहती है और आप चाहते हैं कि कम से कम टीटीएल हो, हर दफ़ा जो डोमेन नेम है वो रिजॉल्व हो डीएनएस से, तो आप बिल्कुल उसको कम कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। सो डोमेन रिजिस्ट्रेशंस, उसका एक पूरा पैटर्न मैंने यहाँ पे बताया जो मैं कि आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। डोमेन को रजिस्टर करवाने के लिए आप डोमेन को सिलेक्ट करते हैं अवेलेबल है कि नहीं है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल पेज आपके सामने खुलता है जहाँ पर आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन की ऑप्शन जो है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और रिव्यू द डिटेल्स करते हैं और परचेज करते हैं, और आपकी डोमेन जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है कुछ टाइम के बाद। फिर होस्टेड जोन्स जो भी हम कर भी रहे थे, तो कंटेनर वेयर यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड मैनेज राउटिंग फॉर योर डोमेन। जो भी मैंने पेज खोला हुआ था, बेसिकली ये क्या है, ये होस्टेड जोन का पेज है। ठीक है, जहाँ पे आप ब्रैकेट्स वगैरह क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं, कंप्लीट द परचेज एंड वेट फॉर द डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वेट करते हैं, 5 to 15 मिनट्स भी लग जाते हैं, और इससे ज्यादा भी टाइम लग जाया करता है इसके प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये काम हम कर चुके हैं बाय द वे, जो मैंने पहले ही किया हुआ था। और होस्टेड जोन एंड रिकॉर्ड सेट्स, नेविगेट टू होस्टेड जोन, ये सारा बेसिकली ना प्रोसेस है जो आप जो हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं। सो अभी इनको पढ़ना जो है वो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एलिस की तरफ जाते हैं तो आपके पास हेल्थ चेक की ऑप्शन जो है वो ऑन होती है, सीनेम की तरफ जाते हैं तो आपके पास जो है वो इसकी ऑप्शन नहीं होती। और रिकॉर्ड्स क्रिएट रिकॉर्ड सेट जो है वो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जो कि भी मैं आपके सामने कर भी रहा था। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल काम है, इनको थ्योरी में पढ़ने का बिल्कुल भी आपको सेंस नहीं बनती, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है आपकी राउट 53 की राउटिंग पॉलिसीज। राउटिंग पॉलिसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि राउट 53 की सर्विसेज हैं, और यही वो राउटिंग पॉलिसीज है जिसकी वजह से आप राउट 53 से क्या करवा सकते हैं, लोड बैलेंसिंग
जो है वो भी अचीव कर सकते हैं। अब ये पॉलिसीज देखने में आपको यहाँ पे मिलती हैं। पहले प्रैक्टिकली आप लोग को दिखा देता हूँ कि पॉलिसीज है कहाँ पे। तो यहाँ पर आपको पॉलिसीज नजर आएंगी कुछ। इसमें आपके पास सिंपल है, वेटेड है, लेटेंसी है, फेलोर है, जियो लोकेशन है एंड मल्टी वैल्यू आंसर है। तो ये कुछ राउटिंग पॉलिसीज हैं व्हिच वी कैन कॉन्फ़िगर व्हाइल वी आर क्रिएटिंग द रैकेट सेट। तो इसके साथ हम पॉलिसीज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या पर्पस हो सकता है इन पॉलिसीज को कॉन्फ़िगर करने का और क्या फायदा होगा? सो लेट मी डिस्कस दीज वन बाय वन। तो सबसे पहले हम सिंपल राउटिंग पॉलिसी की तरफ आए। तो अभी तक जो भी मैंने रैकेट सेट क्रिएट किया है उसके अगेंस्ट हमारी पॉलिसी जो है वो बड़ी सिंपल थी। और सिंपल में क्या होता है कि इट मैप्स अ होस्ट नेम टू अनदर होस्ट नेम। जैसे मैंने अपना टेक्नोलॉजी हब डॉट लिंक जो है उसको होस्ट नेम को मैप करवाया था कि इसके अंदर एक दूसरे होस्ट नेम के अंदर वो होस्ट नेम एडब्ल्यूएस का रिसोर्स था। और एडब्ल्यूएस का रिसोर्स कौन सा था? वो बेसिकली वो लोड बैलेंसर था। ठीक है। सो सिंपल राउट पॉलिसी के अंदर यू कैन मैप योर होस्ट नेम विद अनदर होस्ट नेम एंड use simple routing policy when you need to redirect a single resource। जब एक सिंगल रिसोर्स को आपने पॉइंट आउट करना हो, मैप करना हो, तब आप सिंपल राउटिंग पॉलिसी की बात करते हैं। सो यू कैन नॉट अटैच हेल्थ चेक्स टू सिंपल राउटिंग पॉलिसी। सिंपल राउटिंग पॉलिसी से आप हेल्थ चेक नहीं कर सकते क्योंकि एक ही अगर सिंगल रिसोर्स है तो डेफिनेटली हेल्थ चेक्स की जरूरत भी नहीं है। अगर वो डाउन हुआ तो इमीडिएटली वैसे ही आपको उससे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा। एंड देन you cannot attach, ठीक है। if multi values are returned a random one is chosen by the client। क्या मतलब है इस बात का? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूँ और काम ये करता हूँ कि मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। तो इस इंस्टेंस को हम जरा SSH करते हैं और मेक श्योर कीजिएगा इसका हमने दोबारा लॉन्च किया था, इसका पब्लिक IP जो है वो चेंज हो चुका होगा। तो मैं इंस्टांसेस के ऊपर जाता हूँ और इंस्टांसेस में हमारे पास वेब सर्वर 1A 1B है और मई 19 की बेसिकली हमने इसके साथ अटैच की थी। ठीक है, जो कि हमारा 1A है सर्वर। ठीक है, और इसका पब्लिक IP ग्रैब करते हैं, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं जिसको यहाँ पर SSH करते हैं और मैं SSH कर चुका हूँ। सो यहाँ पर अगर आप पहले तो मैं कुछ दो बातें आपको बेसिक बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि कौन सा DNS किस IP में रिजॉल्व होता है, तो उसके लिए आप एक कमांड दे सकते हैं NS lookup और उसके बाद आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल google.com। तो ये NS lookup जो है वो आपको बेसिकली बताता है कि ये जो DNS है ये किस IP में जो है वो रिजॉल्व हुआ है। तो राइट नाउ यू गाइस कैन सी कि देयर आर मल्टीपल रैकेट्स, मतलब एक DNS के अगेंस्ट you have find multiple addresses 101, 102, 113, 138, 139, 100 और जब और आपको IPv6 के एड्रेसेस भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं गूगल के। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जब मल्टी वैल्यूज आंसर आए तो उनमें से आपका ब्राउजर जो है वो बेसिकली क्या करता है, बेस्ट वन को चूज करता है जो नियरेस्ट हो और जहाँ पे लो लेटेंसी हो। ये चीजें खैर DNS साइट पे कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। तो ये बात है इस मतलब का कि जब आप इफ मल्टी वैल्यूज आर रिटर्न, अगर मल्टी वैल्यूज रिटर्न हो एक सिंगल DNS के अगेंस्ट, सो अ रैंडम वन इज चूजन बाय द क्लाइंट। तो क्लाइंट की साइड से मतलब ब्राउजर की साइड से एक रैंडम वन जो है वो चूज हो जाती है। एंड टू परफॉर्म दिस, आप इसको प्रैक्टिकली अगर देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दो इंस्टांसेस को दो डिफरेंट रीजन्स के अंदर या सेम रीजन्स के अंदर लॉन्च करें। ठीक है, और एक रैकेट सेट क्रिएट करें और दोनों के IPs जो हैं पब्लिक IPs वो ऐड करें इसके अंदर, और उसके बाद आप डिग की कमांड देके इसको देख सकते हैं। सो मैं किस तरह से करने जा रहा हूँ, मैं इस तरीके से करने जा रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली। ये तो मैंने अभी गूगल की एग्जांपल दी ना आपको। सो मैं इस तरीके से करूंगा कि मैं राउट 53 पे आता हूँ। सिंपल पॉलिसी की हम डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, सो वी डोंट हैव एनी रैकेट सेट राइट नाउ, सो लेट मी क्रिएट वन। मुझे एक क्रिएट करने दें, एक मिनट। यार एक अनाउंसमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि उनका उनका एक गिला है आप लोगों से, स्पेशली बैच 4 से जो आप लोगों का बैच है, कि यार अभी तक आप लोगों ने ना एग्जाम डेट और टाइम जो है वो अभी तक ग्रुप में सेंड नहीं किया। कुछ लोगों ने कर दिया
लेकिन बहुत से लोगों ने अभी तक एग्जाम डेट और टाइम जो है वो सेंड नहीं किया ग्रुप के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन आपका वेट कर रही है। काइंडली जिन लोगों ने अभी तक अपनी डेट और टाइम जो है, जो गिवन डेट आपको दी गई है, उन डेट में से कोई भी आप डेट सेलेक्ट करें और टाइम सेलेक्ट करें और काइंडली ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दें, अदरवाइज आपका एग्जाम जो है वो प्रोसीड नहीं हो पाएगा। ठीक है, डेफिनेटली जब तक आप बताएंगे नहीं तो एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा आप लोगों का। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी जिन लोगों ने नहीं भेजा वो काइंडली अपना डेट और टाइम जो है वो ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दें बस। और मुझे अभी फिर फर्दर इंफॉर्मेशन जो ऐड हुई है कि आज ही अभी के अभी आप लोगों ने करना है, क्योंकि आज ही आप लोग के एग्जाम हमने बुक करवाने हैं। तो जो रह जाएंगे वो बिल्कुल रह जाएंगे, फिर बाद में आप लोगों ने क्लेम नहीं करना। और ऑन रिकॉर्डिंग ये बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो बाद में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे जी हमें बताया नहीं गया या हमसे पूछा नहीं गया। आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से आप लोगों के साथ टच में है, हर चीज आप लोगों को अपडेट कर रही है। साथ साथ ग्रुप के अंदर मलिक साहब कैसे आप लोगों के साथ टच में रहते हैं, एक एक बात का आंसर कर रहे होते हैं। तो आप भी जरा ख्याल करें, जिन लोगों ने अभी तक नहीं बताया काइंडली वो जरूर बताएं। बाय द वे, इस टाइम जो करंट स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, कोई है आप में से जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा? यार वो छोड़ें, हमने एग्जाम करवाना है यहाँ पर, हमने कोई क्लासेस नहीं लेनी। आप वो टेंशन छोड़ दें, इंस्टीट्यूट बंद हुए या नहीं हुए। यार अगेन सेंड नहीं करना साथ भाई, जो जिनका आ चुका है ना वो आ चुका है, वो बिल्कुल उन्होंने फाइल भी बना ली है। आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हमने भेज दिया है, तो दोबारा सेंड नहीं करना। वो ये ना समझें कि ये एक नया मैसेज आया। तो आप लोगों को तो ऑफर की थी मलिक साहब ने यार, आप बस पहुंच जाएं, बाकी का काम हमारा है। वो टेंशन ना लें, आपके इंस्टीट्यूट बंद है खुले हैं, उस चीज की टेंशन ना लें। ये पेपर के बारे में कह रहे हैं? जी सर, एग्जाम के बारे में कह रहा हूँ मैं। बस हमने आना ही है, पेपर पास हो जाएगा। जी तैयारी करके आना है ना। मैंने समझा शायद कोई मनोरंजन पेपर के लिए तैयारी भी है उधर। सर तैयारी करके आए, डम तैयार करके आए। तैयारी नहीं होगी तो पेपर कैसे पास होगा सर? अच्छा सर, एक ये था कि अभी ये आज ट्रेनिंग खत्म होनी है, तो मंडे से फ्राइडे तक एथिकल हैकिंग की है, 5 दिन की। तो हम्म। रिक्वेस्ट की थी अगर कोई और कोर्स है या पेपर एक्सटेंड हो सकता है तो कर दें, जी लेकिन बीच, हारून साहब ने तो साफ इनकार कर दिया। अगर आप भी कोऑपरेट करवा सकते हैं तो। तो जी अरुण साहब ने इनकार कर दिया, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि वजीर आजम ने इनकार कर दिया है, तो एक मोहल्ले का एमएन ने कह जी नहीं जी ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो नहीं सकता। तो कोई आपने हो। तो सर जी ये डेट्स जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तो हम इससे बिल्कुल भी नहीं हट सकते। उन्होंने कहा जी डेट पे क्लियर होने चाहिए, तो दैट मीन्स के क्लियर होने चाहिए, एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए। अब हमारी मर्जी से होता सर जरूर कॉपरेट करते, आपको मैनेज भी करते। मतलब ये इसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता। और स्पेशली जब मलिक साहब ने कह दिया तो मुझसे रिक्वेस्ट करना आपका तो मतलब समझ लें ऐसे ही आप वेस्ट जाएगी आपकी। बिल्कुल करते हैं सर, आप जानते हैं हम मलिक साहब के नेचर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जहां तक अकोमोडेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को जरूर करते हैं, लेकिन जहां पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो फिर वो सीधा हाथ उठा लेते हैं कि नहीं यार ये काम हम नहीं कर सकते। आप तैयारी कर रखें अपनी, तैयारी करें इंशाल्लाह। आ जाए, कोई बात नहीं, एक दिन रिकॉर्डिंग पे लगा के आ जाइएगा। अगर आपकी एथिकल हैकिंग की क्लास है, वो उस दिन उस टाइम की रिकॉर्डिंग आप बाद में सुन लीजिएगा। आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो है, तो बाद में आप वो सेशन जो है वो ले सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो कोई मसला नहीं। एक दिन अगर आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं इस चीज के ऊपर तो एनी हाउ यार, जो लोग रहते हैं काइंडली अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो भेज दें, एग्जाम डेट और टाइम आप लोग सेलेक्ट करके भेज दें काइंडली। तो हम बात कर रहे थे सिंपल राउटिंग पॉलिसी की, सिंपल पॉलिसी की, वो उसमें मल्टी वैल्यूज कैसे रिटर्न होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम जो है ना दो इंस्टांसेस हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रैकेट क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल उसका नाम भी मैं रख लेता हूँ जी, फॉर एग्जांपल सिंपल डॉट टेक्नोलॉजी हब डॉट लिंक। और उसमें टाइप जो है हम ए रखेंगे, और वैल्यूज के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं अपने उन इंस्टांसेस पे जाऊंगा और पहले एक का पब्लिक आईपी लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और आप चाहें तो बिल्कुल मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन ऑन सेपरेट लाइंस। एंटर मल्टी एड्रेसेस ऑन सेपरेट लाइंस, सेपरेट लाइंस के ऊपर आप मल्टी एड्रेसेस जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और मैं अपना एक दूसरा वेब सर्वर लेता हूँ और उसका भी ये मैं क्या कर लेता हूँ, पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं
सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। और क्रिएट करने के बाद एक काम करते हैं कि मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आते हैं और मैं एक कमांड देता हूँ डिग की, डिग या ns लुकअप। आप डिग में जरा टीटीएल की वैल्यूज देखने को मिल जाती है। अभी मैं ns लुकअप की बात करता हूँ, ns लुकअप, और मैं यहाँ पर ये पेस्ट करता हूँ ns लुकअप। थोड़े से गलत हो गए मुझसे। तो अगर आप देखें तो इस ns लुकअप और आगे मैंने जो रैकेट क्रिएट किया उसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न हो रही है, मल्टी वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं। और ये मल्टी वैल्यूज आप देख सकते हैं कि वही हैं जो हमारे इंस्टांसेस के पब्लिक आईपी हैं। तो एक सिंगल होस्ट नेम के अगेंस्ट यू कैन फाइंड एंड द वैल्यूज हैव बीन रिटर्न, दीज आर दो डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो आपको जो पब्लिक आईपीज हैं आपके इंस्टांसेस के वो रिटर्न हो रहे हैं। और फिर डेफिनेटली क्लाइंट्स जो है इनमें से एक को चूज करता है और उसके अगेंस्ट जो है वो आपकी वेब पेज जो है वो आपका क्या हो रहा होता है, ओपन हो रहा होता है। और इसी में आप एक और कमांड यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिग की, और डिग के आगे भी आप यही जो है वो अपने जो यूआरएल है वो पेस्ट करना है, simple.technology.in। इसको कॉपी करते हैं आप, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो डिग के अंदर यू गाइस कैन सी कि एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो आउटपुट आपको नजर आती है। मैंने एक कमांड दी थी यहाँ पर, और उसके बाद ये सारी आपको, इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक क्वेश्चन सेक्शन होता है और एक आंसर सेक्शन होता है। आंसर सेक्शन के अंदर आपको दो जो है वो रिटर्न हो रहे हैं, और आपको टाइप भी बता जा रही है ए है, और इसमें यहाँ पे आपको एक टीटीएल भी नजर आ रहा है। टीटीएल अभी जो है 245 सेकंड है। मैं दोबारा से एंटर करता हूँ तो अब आपको ये 220 सेकंड नजर आ रहा है। टीटीएल है जो इस टाइम डिक्रीज हो रहा है। फिर मैं एंटर करता हूँ तो अभी आपको 214 नजर आ रहा है। तो डिग की कमांड से आपको जरा मजीद डिटेल्स जो है वो देखने को मिलती हैं, और वो डीएनएस किस आईपी में रिजॉल्व हुआ है, बेसिकली वो आईपीस भी आपको नजर आ रहे हैं, और टीटीएल भी आप यहाँ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और किस सर्वर से रिजॉल्व हुए हैं वो उसका आईपी भी आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, डेट टाइम वगैरह सारा कुछ आपको नजर आ रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट सिंपल पॉलिसी। ये सिंपल पॉलिसी के अगेंस्ट मैंने प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको करके दिखाया कि किस तरीके से चीजें होती हैं। तो वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमने कहा था कि जो सिंपल राउटिंग पॉलिसी है, सिंपल राउटिंग पॉलिसीज में क्या होता है कि एक होस्ट नेम एक अदर होस्ट नेम में रिजॉल्व मैप होता है, और जब आप, और ये बेसिकली ट्रैक कर होता है सिंगल रिसोर्स को। हाँ, अगर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो तो रैंडम वन जो है उसमें से चूज होती है बाय द क्लाइंट साइड, और इसके साथ हेल्थ चेक्स को आप अनेबल नहीं कर सकते। और इसको परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास दो इंस्टांसेस रन हो रहे थे, सेम रीजन के अंदर नहीं थे, हमारे डिफरेंट रीजन, सॉरी हमारे सेम रीजन के अंदर थे लेकिन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर थे। लेकिन ये काम आप डिफरेंट और सेम रीजन के अंदर भी हो सकता है। हमने जो लैब की है वो सेम रीजन के अंदर की है। यू कैन डू दिस ऑन डिफरेंट रीजन्स एज वेल। और फिर हमने एक रैकेट क्रिएट किया, और उनके दोनों इंस्टांसेस के पब्लिक आईपीज जो है वो हमने उस रैकेट के अंदर ऐड किए, और हमने डिग की कमांड से जो है रिजल्ट्स को जो है वो वेरीफाई किया। सो यहाँ पे मैंने राउटिंग पॉलिसी को ना सिर्फ एक्सप्लेन किया है, इनफैक्ट आपको ये परफॉर्म करने के लिए भी कुछ स्टेप्स बताएं कि आप किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट सिंपल राउटिंग पॉलिसी। और उसके बाद बारी आती है हमारी वेटेड राउटिंग पॉलिसी की। बिल्कुल यहीं पे सिंपल के नीचे यू गाइस कैन सी कि हमारे पास जो है वो वेटेड राउटिंग पॉलिसी भी है। ठीक है, सो वेटेड राउटिंग पॉलिसी में क्या होता है, अगर डायग्राम में बड़ा जबरदस्त क्लियर हो रहा है कि आप कहते हैं कि राउट 53 पे जब भी कोई ट्रैफिक आए तो उस ट्रैफिक में से 70% ट्रैफिक जो है वो आपकी, मतलब वेटेज जो मैं दे रहा हूँ इस इंस्टेंस को, इस EC2 इंस्टेंस को जो कि नंबर 1 इंस्टेंस है मेरा, इसके ऊपर जो है वो 70% ट्रैफिक जाए। जो इंस्टेंस नंबर 2 है इसके ऊपर 20% ट्रैफिक जाए, और जो इंस्टेंस 3 है मेरा उसके ऊपर 10% ट्रैफिक जाए। सो इट्स अ काइंड ऑफ लोड बैलेंसिंग दैट यू आर अचीविंग। ये एक तरह की लोड बैलेंसिंग है जो आप क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। और इसमें एक सिनेरियो, एक यूज केस ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक रनिंग इंस्टेंस था जो कि पिछले 1 साल से चल रहा है। तो आपने कुछ चेंजिंग वगैरह की है, एक नया वर्जन लॉन्च करने जा रहे हैं आप, तो आप पैरेलल क्या करना चाह रहे हैं, पैरेलल आप नए को टेस्ट भी करने चाह रहे हैं।
नहीं कि आप टेस्टिंग भी करना चाहते हैं कि यार ठीक है इसके ऊपर ट्रैफिक भेज के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, कैसे आता है, तो आप कहते हैं कि यार इस सारी ट्रैफिक में से ना 10% वेटेज जो है ना एक नए इंस्टेंस को दो, क्योंकि हमने इसके ऊपर नया वर्जन जो है वो क्या किया है, अपलोड किया है, अपडेट किया है, कॉन्फ़िगर किया है, डिप्लॉय किया है, तो हम इसकी भी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। तो आप उस टोटल ट्रैफिक में से कुछ परसेंट ट्रैफिक जो है वो इस नए इंस्टेंस के ऊपर जो है रिडायरेक्ट करते हैं, ताकि आप इसकी क्या कर सकें, टेस्टिंग कर सकें। सो दैट कुड बी अनदर यूज केस, ये भी यूज केस हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पैरेलल 3 डिफरेंट इंस्टांसेस जो हैं वो 3 डिफरेंट रीजन्स के अंदर, 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी ज़ोन्स के अंदर अप एंड रनिंग है, लेकिन आपका ज़्यादा क्लाइंट जो है वो बेसिकली इस लोकेशन के ऊपर है, या किसी कोई और रीजन हो सकती है, तो आप 70% ट्रैफिक जो है यहाँ पर डाइवर्ट करते हैं, बाकी 10%। और लाजमी नहीं है कि इनका सम जो है वो 100% ही बने, ऐसा लाजमी नहीं है। आप इसको वेटेज जो है वो 200 भी दे सकते हैं, इस तरह से आप वेटेज जो है असाइन कर सकते हैं। तो वेटेड नाम से ही क्लियर है, जैसे वेट की वेट एट्रीब्यूट होता था ना बीजीपी के अंदर, सिस्को का बीजीपी का वेट का एट्रीब्यूट, तो जहाँ पे आप वेट बढ़ा देते थे तो बीजीपी जो है उस पाथ को यूज करता था ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के लिए। तो बिल्कुल उसी तरह का एक एट्रीब्यूट है और ये राउटिंग पॉलिसी है यहाँ पर। So control the percentage of the request that go to specific endpoint. तो आप परसेंटेज को क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। हेल्पफुल, और एक अदर सिनेरियो मैंने आपको क्या बताया था, हेल्पफुल टू टेस्ट 1% ऑफ ट्रैफिक ऑन अ न्यू ऐप वर्जन फॉर एग्जांपल। ऑलराइट, सो हेल्पफुल टू स्प्लिट ट्रैफिक बिटवीन टू रीजन्स, दो रीजन्स के दरमियान आप ट्रैफिक को भी क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली दिस कैन बी एसोसिएटेड विद हेल्थ चेक्स। सिंपल राउटिंग पॉलिसी के अंदर आपको हेल्थ चेक्स का फीचर नहीं मिलता, जबकि अगर आप वेटेड की तरफ जाएं तो आपको हेल्थ चेक का फीचर जो है वो एनेबल मिलता है। फॉर एग्जांपल सिंपल के अंदर देखें, अभी तक सिंपल सिलेक्टेड है तो देयर इज नो हेल्थ चेक्स, ठीक है। और अगर मैं द मोमेंट मैं वेटेड की तरफ आता हूँ, तो वेटेड की तरफ आता हूँ, साथ ही मुझे क्या मिलता है, एसोसिएटेड विद हेल्थ चेक्स। आप इसके साथ हेल्थ चेक्स को क्या कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं। अब हेल्थ चेक्स को क्यों एनेबल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये इंस्टेंस आपका डाउन हो जाए जिसके ऊपर आपकी 70% ट्रैफिक जा रही थी, तो राउट 53 को इसकी तरफ आप ट्रैफिक नहीं भेजनी चाहिए। तो वो तो तब ही नहीं भेजेगा ना जब इसको राउट 53 को पता होगा कि यार वो मेरा जो इंस्टेंस है दिस इज अनहेल्दी, तो फिर वो इसकी तरफ ट्रैफिक नहीं भेजेगा, फिर डेफिनेटली आपकी जो ट्रैफिक है वो दूसरे रिमेनिंग इंस्टांसेस के ऊपर फॉरवर्ड की जा रही होगी। तो यहाँ पर ये बात समझ भी आती है कि यार यहाँ पे हेल्थ चेक्स की ऑप्शन होनी चाहिए। और अगर आपका सिंगल रिसोर्स है तो वहां पर आप भी समझते हैं कि आपकी हेल्थ चेक्स ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, ना हो तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं ना, तो इसके लिए हमारे पास एक हर्डल है जिसकी वजह से हम इसको शायद जो है वो ना देख पाए, लेकिन आप चाहें तो देख भी सकते हैं। लॉन्च 3 इंस्टांसेस इन डिफरेंट रीजन्स, और सेम रीजन के अंदर आप 3 इंस्टांसेस लॉन्च करें। अभी हमारे पास 2 हैं, हम 2 से काम चला सकते हैं। एंड क्रिएट 3 रैकेट सेट, 3 इंस्टेंस हैं, 3 बनाने पड़ेंगे, 4 हैं तो 4 जो है वो आपको रैकेट सेट बनाने पड़ेंगे किसी भी नाम से। एंड साइन द वेट अगेंस्ट द ईच पब्लिक आईपी, हर पब्लिक आईपी के अगेंस्ट आपने क्या करना होगा, वेट असाइन करना होगा। For example, we have 2 instances up and running in the same region के अंदर है, लेकिन different availability zones के अंदर है। So how can we do that? मैं previous record जो है उसको I'm going to delete this record। इन दोनों को ना करना भाई, NS और SOA को। तो आप इसको डिलीट करते हैं और इसके बाद आई एम गोइंग टू क्रिएट द न्यू record set, और उसमें बेसिकली मैं नाम देता हूँ इसको फॉर एग्जांपल, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें वेटेड, और यहाँ पे आप उसका नाम भी क्या रखें, फॉर एग्जांपल वेटेड डॉट टेक्नोलॉजी डॉट लिंक, और टाइप ए और एलियस नो, और पहले के अंदर आप जो है ना, पहला जो आपका इंस्टेंस है फॉर एग्जांपल वेब सर्वर 1A, तो इसका कॉपी करेंगे आईपी और यहाँ आएंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और आपने पॉलिसी जो है वेटेड रखी है। टीटीएल अगर आप चेंज करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, वेटेड, और वेट कितना रखना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी 70% इसका रखना है। और सेट आईडी में कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये दिस इज माय इन आयरलैंड रीजन, तो यू कैन से आयरलैंड। और उसके अलावा आप क्या करते हैं, हेल्थ चेक्स को एनेबल करना चाहें कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आई विल सिंपली क्रिएट दिस वन। तो मैंने एक बनाया रैकेट सेट, एक और बनाना पड़ेगा हमें विद द सेम routed पॉलिसी। उसका नाम भी हम क्या रखेंगे, WEI
GSQED वेटेड, और यहाँ पर जो मैं वैल्यू ऐड करूंगा इसका TTL में 60 सेकंड कर लेता हूँ। जो वैल्यू मैं ऐड करने जा रहा हूँ वो सेकंड इंस्टेंस की करने जा रहा हूँ। इसका पब्लिक IP यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको, और पेस्ट करने के बाद नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर इसका वेट सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 30% ट्रैफिक, उसके अगर हमने इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ से देख लेते हैं कितनी रखी थी, 70% वेट रखा था, तो इसका मैं 30% कर लेता हूँ। बट ओवरऑल दिस शुड नॉट बी इन द सम ऑफ 100 होना लाजमी नहीं है। एंड अगेन दिस इज द सेम ओरिजिन आयरलैंड, और लेकिन ये क्या है 1B, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ 1B, ये मेरा इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है। And again I'm going to create this one. So I have created 2 record sets, जिसमें अगर आप देखें इसको लार्ज करके तो यहाँ पर आपको TTL भी नजर आ रहा है 60 सेकंड्स, और वेट जो है वो भी नजर आ रहा है 30 and 70। So अब होगा क्या, होगा ये कि मैं अगर उसी अपने इसको जो मैंने अभी बनाया है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करते हैं इसको और ब्राउजर पे आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। तो अभी के लिए मुझे उसने EOS 1 पे भेजा है। अब ये 1A के अंदर क्यों भेजा उसने, डेफिनेटली इसकी मैंने जो रखी है परसेंटेज वेटेज, वो मैंने 70% रखी है। तो अब 70% ट्रैफिक जो है हमारे पास, अब इतनी ट्रैफिक नहीं है, हम तो सिर्फ इसको ब्राउज कर रहे हैं, तो मेरी वो कंटिन्यूज जो है वो डेफिनेटली किसके ऊपर भेज रहा है, 1A के ऊपर भेज रहा है, पहले सर्वर के ऊपर, जहां मैंने वेटेज क्या रखी है 70% रखी है। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि बहुत सी रिक्वेस्ट के बाद, बहुत सारी जब ट्रैफिक हो, तो उसके बाद वो ट्रैफिक किसके ऊपर भेजेगा, 1B के अंदर, मतलब दूसरे इंस्टेंस के ऊपर भेजेगा। सो प्रैक्टिकली शायद इसको हम ना देख पाए, लेकिन द आइडिया इसके आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वेटेज किस तरीके से काम कर रहा होता है और किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जी, सब लोग यहाँ तक साथ हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा हो गया यार, कंटिन्यूस क्लिक करने से हो गया यार, ये 1B पे आ गया। तो शुक्र है आपके सामने ही हो गया। तो देखें, मैं कंटिन्यूसली इसको रीलोड कर रहा था, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक तो उसके ऊपर गई 70%, तो उसके बाद किसके ऊपर आ गई है, 1B के ऊपर आ गई है। ठीक है, सो अच्छी बात है कि हमने थोड़े से और क्लिक्स कर लिए, तो हमें प्रैक्टिकली ये वेटेड पॉलिसी जो है वो प्रैक्टिकली होती हुई जो है वो नजर आ गई है। तो मैंने कंटिन्यूस जो है इसको रीलोड किया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी अब जो रिक्वेस्ट गई है वो किसके ऊपर गई है, 1B के अंदर गई है। ठीक है, और डेफिनेटली इसके अगेंस्ट जो है आपको कितने रैकेट्स मिलते हैं आप इसको भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन इफ आई से डिग, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, सॉरी इसको इस तरह से पेस्ट नहीं करना, HTTPS जो है ना वो नहीं होना चाहिए। तो अभी देखें उसने एक ही मुझे रिकॉर्ड जो है इसके अगेंस्ट लेकर आया है मेरे लिए, क्योंकि इसमें अब TTL भी आपको 60 सेकंड नजर आ रहा है, तो क्योंकि 70% जो है वो ट्रैफिक जानी ही उस पर थी, तो इसलिए फिलहाल इसका IP आ रहा है। शायद कुछ बाद मैं दोबारा से इसको हिट करता रहूं तो TTL एक्सपायर हो, तो उसके बाद मुझे दूसरा IP यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाए। जी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन यार। वेटेड राउटिंग पॉलिसी किस तरह से एक्ट करती है और किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, वी हैव डन दिस प्रैक्टिकली एज वेल, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर राउटिंग पॉलिसी। लेट मी डिलीट दिस वन, मैं साथ साथ इनको डिलीट भी करता जा रहा हूँ। डेफिनेटली इसके ऊपर आपको कॉस्ट भी पड़ती है, तो साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ इसलिए ताकि बिलिंग से अवॉइडेंस की जाए। तो अगर आपने प्रैक्टिकल करना है तो बिल्कुल देखिए, मैंने जिस तरह से लैब बिल्ड की है उस तरीके से आप भी ये प्रैक्टिकल साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डोमेन रिसर्च करवाते हैं तो अदरवाइज आप देख के गुजारा कर सकते हैं, और वैसे भी अभी तक देख के गुजारे चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तीसरी जो राउटिंग पॉलिसी है वो है लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी। यहीं पे अगर आप ऑप्शन देखें तो
ब्रैकेट सेट के अंदर वेटेड के बाद यू कैन सी द लेटेंसी। अब लेटेंसी के अंदर क्या होता है, मेरा ख्याल है कुछ लोगों की बातें क्लियर हैं लेटेंसी क्या होती है। तो यार जब हम बात करते हैं ना लो लेटेंसी की, मतलब लेस डिले की, तो उसमें मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर ये मेरा एक वेब सर्वर है तो और इसके क्लाइंट्स जो हैं वो जो भी इसकी नियरेस्ट लोकेशन के अंदर है इनको इस सर्वर की एक्सेस मिलनी चाहिए, और जो इस इंस्टेंस के करीब हैं उनको इस सर्वर की क्या मिलनी चाहिए, एक्सेस मिलनी चाहिए, ताकि क्लाइंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा डिले ना हो। ठीक है, तो हो सकता है दिस माइट बी इन योर जर्मनी और ये कहीं पे जो है आपके किसी दूसरे कंट्री के अंदर हो सकता है। तो उसमें फिर होना क्या चाहिए, आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो इंडिया के लोग हैं उनको इस तरफ डाइवर्ट किया जाए ताकि लेस डिले आए, और जो जर्मनी के अंदर है उनको इस तरफ, उनकी ट्रैफिक को इस तरफ डाइवर्ट किया जाए। मतलब यूआरएल दोनों सेम यूज कर रहे हैं, डीएनएस दोनों सेम यूज कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा राउट 53 जो है वो लो लेटेंसी की बेस पे इनकी ट्रैफिक को क्या करे, फॉरवर्ड करे। सो लेटेंसी redirect to the server that has the least latency close to us and super helpful when latency of users is a priority। ये तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जब आपके क्लाइंट्स रिक्वायर्ड करें आपसे कि जी हमें कम से कम जो है वो डिले आना चाहिए। ठीक है, डेटाबेसेस सिंक होंगे, डेटाबेस कहाँ से आ गई यार, अभी यहाँ पर कहाँ चले गए आप? सर 2 सर्वर अलग अलग लोकेशन पे डाटा सेंटर्स में पड़े हुए हैं, तो उस हवाले से मैं पूछ रहा था। यार वो तो डिपेंड करता है ना, अब आपका जो डेटाबेसेस हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं या मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो तो डिपेंड करता है। और अगर आपने सेंट्रलाइज्ड डाटा जो है डीबी जो है वो राइटिंग और रीडिंग के लिए रखा हुआ है और उसके मल्टीपल रेप्लिकास जो हैं वो रीडिंग के लिए मल्टीपल लोकेशंस पे रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली फिर आपका जो रीड होगा वो भी इसी लोकेशन से होगा। ठीक है, जी सर, थैंक यू। So latency is evaluated in terms of users to design AWS region, and for example, Germany may be directed to the US। अगर जर्मनी से कोई क्लाइंट है तो डेफिनेटली उसको कहाँ डायरेक्टेड किया जाएगा, यूएस की तरफ, if that's the lowest latency। तो हम लेटेंसी को प्रैक्टिकली स्पेशली नहीं देख सकते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी हाँ वो इस तरीके से देखा जा सकता है कि अभी मेरे जो इंस्टांसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे इंस्टांसेस हैं ये हैं आयरलैंड रीजन के अंदर। ठीक है, सो आयरलैंड रीजन में इस चीज को मेक श्योर करने के लिए होना क्या चाहिए कि मेरी अपनी लोकेशन भी आयरलैंड के किसी करीब तरीन, फॉर एग्जांपल देखिए ना अभी तो मैंने दोनों इंस्टांसेस जो आयरलैंड के अंदर लॉन्च किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं फिर एक रीजन जो है फॉर एग्जांपल टोक्यो के अंदर मैं एक इंस्टेंस जो है वो टोक्यो के अंदर जाके लॉन्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो लॉन्च करते हैं एक इंस्टेंस टोक्यो के अंदर, और एक आप और इंस्टेंस लॉन्च करना चाहते हैं तो वो किसी और रीजन के अंदर कर सकते हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऑल्दो हम इसको प्रैक्टिकली सच उस तरीके से नहीं देख पाएंगे। तो इसके अंदर आप देखें ना, मसला ये है कि डेमो वीपीसी नहीं है लेकिन हम डिफॉल्ट वीपीसी के साथ काम चला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट वही रन कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिकली आपको देखने को मिले बेसिकली कहाँ से ये हम किस रीजन से है ये इंस्टेंस। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद स्टोरेज टैग ऐड कर लेते हैं कि नेम के अंदर दिस इज ओवर टोक्यो EC2 इंस्टेंस। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप HTTP और HTTPS को इनेबल कर देते हैं, रिव्यू करते हैं, लॉन्च करते हैं। टोक्यो की पेयर, अच्छा की पेयर भी पहले से पड़ा हुआ है, चले अच्छी बात है। टोक्यो की पेयर यार मैंने ये इंस्टेंस लॉन्च कर लिया, और ये इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद डेफिनेटली आप दफा इसको देख लेते हैं कि कहाँ से इसको हम एक्सेस कर रहे हैं।
So let it be in the running state. ये भी इनिशियलाइज हो रहा है. Still in initializing state, and you guys can see right now I am in Tokyo region और मैंने ये इंस्टेंस जो है टोक्यो रीजन के अंदर लॉन्च किया है. Still in its initializing state. ये कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा. चलो हो गया. We are not able to access it. Let me change the browser. Okay, seems like we are not able to access this. Might be कोई प्रॉब्लम हो, हमने कोई चीजें सही से कॉन्फ़िगर ना की हो. सिक्योरिटी ग्रुप देख लेते हैं. ऑल्दो हमने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो है वो रूल सेव किए थे. HTTP और HTTPS they are good. Outbound rules all traffic. ओके, सिक्योरिटी ग्रुप तो ठीक है यार. इसके अलावा देखा ना, इस तरह पैसे पड़ते हैं. मेरी नजर पड़ गई है वॉल्यूम के अंदर. इसमें एक वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ मैंने. अच्छा, ये मेरे ख्याल है रूट वॉल्यूम है शायद. आई गेस ये तो किसी चीज नहीं उसका है रूट वॉल्यूम. ठीक है. अच्छा यार, फिलहाल तो हमारा स्क्रिप्ट तो बिल्कुल ठीक है. Still, I'm not able to access this web server. ये तीनों ब्राउजर पे मैंने वेरीफाई कर लिया है. किसी एक पे भी
I don't know what was the reason, but the hello world is coming from AP North East 1, जो कि टोक्यो का एक अवेलेबिलिटी जोन है, AP North East 1A, ठीक है। सो द आइडिया इज के अब देखिए मेरे पास दो रीजन्स हैं, दो रीजन से मुराद मैं अगर यही डायग्राम लूं तो आप सपोज करें कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है सपोज कर लें आयरलैंड है, और आयरलैंड के अंदर वी हैव 2 EC2 इंस्टांसेस इन 2 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स। और फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें कि दिस इज द टोक्यो रीजन, ये टोक्यो रीजन है जहां पर हमारा एक EC2 का इंस्टेंस है। अब होगा क्या, अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान पे, ठीक है, मेरी लोकेशन तो खैर इनसे बहुत दूर है दोनों से। अब होगा ऐसा कि अगर मेरे पास कोई VPN होता, उस VPN के अंदर मैं अपनी लोकेशन चेंज कर लेता टोक्यो के नियरेस्ट किसी सिटी के अंदर, तो आप प्रैक्टिकली उसको देख पाते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड की जाती किसकी तरफ, टोक्यो के इंस्टेंस के ऊपर। और आप कहीं पे आयरलैंड के किसी रीजन के अंदर होते, किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर होते, वहां से अगर आप सेम डोमेन हिट करते हैं, और डोमेन किस तरह रैकेट किस तरह बनाएंगे आप लेटेंसी के लिए आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं कि आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो भी आपने रैकेट सेट क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेटेंसी डॉट टेक्नोलॉजी हब डॉट लिंक, और इसके लिए जो मैं वैल्यू ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ पहले अपने उन इंस्टांसेस की जो कि बेसिकली कहाँ पर हैं, आयरलैंड के अंदर है। तो आयरलैंड के अंदर वेब सर्वर 1 है, फॉर एग्जांपल मैं इसका IP उठा लेता हूँ, और इसका IP उठाने के बाद मैं वैल्यू पे यहाँ पेस्ट करता हूँ। आप चाहें तो दूसरे इंस्टेंस का भी IP जो कि आयरलैंड के अंदर है उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लेटेंसी को सिलेक्ट करेंगे, और लेटेंसी को सिलेक्ट करने के बाद उसने रीजन ऑटोमेटिकली देखें पिक कर लिया, EU West 1 उसने खुद ब खुद पिक कर लिया, और ID आप उसकी रख दें लेटेंसी और आयरलैंड, और इसके साथ भी आप हेल्थ चेक्स जो है उसको इनेबल कर सकते हैं, और आप क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद आप एक और रैकेट क्रिएट करते हैं और सेम नेम के साथ जो कि है लेटेंसी, और यहाँ पर आप जो वैल्यू ऐड करते हैं वो आप टोक्यो के इंस्टेंस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो पब्लिक IP कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर उसको आप पेस्ट करते हैं, और यहाँ से आप राउटिंग पॉलिसी जो है वो लेटेंसी रखते हैं, और देखें उसने खुद ब खुद ही जो है वो रीजन उसका पिक कर लिया, ठीक है। और आप टोक्यो, टोक्यो AP नॉर्थ ईस्ट 1 मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिंपली आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस। तो अब होगा क्या, देखें DNS तो सेम है ना, लेटेंसी डॉट टेक्नोलॉजी हब डॉट लिंक ये भी सेम है, और दो डिफरेंट इंस्टांसेस हैं इनके पीछे। तो अब होगा क्या कि अगर एक बंदा जो है वो इसको मैं अभी कॉपी करके यहाँ पे आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, तो इसके अगेंस्ट जो है मेरे सिस्टम से एक जो है उसने रिकॉर्ड के अंदर एक IP जो है उसको रिजॉल्व किया, वो है 32 जो कि कौन सा इंस्टेंस हमारा आई गेस टोक्यो का था। सो डेफिनेटली टोक्यो जो है मेरा जो अंदाजा है कि टोक्यो जो है मेरी लोकेशन से इस टाइम वो नियरेस्ट पड़ता है, और यहाँ इसको आप मैप के ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन आइडिया इसके अब अगर एक बंदा यहाँ पर आयरलैंड के रीजन के करीब तरीन है, कहीं पे नियरेस्ट कंट्री से भी है, तो उसकी ट्रैफिक जो है वो बेसिकली इसके ऊपर जाएगी, इस इंस्टेंस के ऊपर, और जो कि टोक्यो के करीब है उसकी जो ट्रैफिक है वो इसके ऊपर जाएगी। तो इट विल बी कैलकुलेटेड बाय द राउट 53 जहाँ पे लो लेटेंसी होगी। ये नहीं होगा कि वो आपको यहाँ से जो है वो इस इंस्टेंस के ऊपर लेकर आ रहा हो, या इस वाले क्लाइंट को जो है वो इस इंस्टेंस के ऊपर इसकी ट्रैफिक को लेकर जा रहा हो। और नॉर्मली हम जो फेसबुक वगैरह गूगल वगैरह यूज करते हैं तो हमारी ट्रैफिक जो है बेसिकली नियरेस्ट जो सर्वर्स है उसी की हमें एक्सेस दी जा रही होती है। आई हैव ट्राइड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू ना, मुझे ईस्ट 1 पे राउट करवाया है। अच्छा, आपके पास VPN है मोहम्मद हैदर इजाज?
मैं मतलब इस तरह के VPNs वगैरह जो है ना, रिमोट मशीन चले, ठीक है। चलें जी, आपको फिर हैदर साहब बड़े हेल्पफुल हैं आज आपके लिए कि वो आपको साथ-साथ एक एविडेंस देते जा रहे हैं कि सर मैंने ये काम किया है, तो मेरी जो ट्रैफिक है वो EUS1 पे राउट करवाई है उसने, मतलब उसने आयरलैंड की तरफ, उन्होंने न्यूयॉर्क से इसको हिट किया है, तो उनकी ट्रैफिक जो है वो बेसिकली आयरलैंड की तरफ उसने डाइवर्ट करवाई है। और होना भी ऐसे चाहिए था, क्योंकि जो आयरलैंड है वो न्यूयॉर्क के करीब है, टोक्यो जो है न्यूयॉर्क से डेफिनेटली दूर है। तो इस तरीके से लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी जो है दिस वर्क्स, ये इस तरीके से काम करती है। मजीद आगे चलते हैं यार, टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर पॉलिसी को आपको साथ साथ बताता रहूँ। तो हेल्थ चेक्स को हम कॉन्फ़िगर करने नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं आप इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हेल्थ चेक्स अलग से आपके पास बटन है, इस पे आप क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले आपको हेल्थ चेक्स जो है वो कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, और द मोमेंट आपका कोई इंस्टेंस डाउन होता है, तो हेल्थ चेक्स की लाइन जो है वो बिल्कुल डाउन आपको नजर आ रही होती है। तो हेल्थ चेक्स के ऊपर आप बिल्कुल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मेरा ये टोक्यो का हेल्थ चेक्स है, टोक्यो हेल्थ चेक, और एंड पॉइंट है स्टेटस ऑफ अदर हेल्थ चेक्स, कैलकुलेटेड हेल्थ चेक्स, स्टेट ऑफ क्लाउड वॉच अलार्म, आप इसको क्लाउड वॉच अलार्म के साथ भी स्टेट कर सकते हैं। और उसके बाद IP एड्रेस या HTTP प्रोटोकॉल, HTTP और IP एड्रेस जो है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट टाइम टोक्यो का मैंने कॉपी किया हो, ये टोक्यो का मैंने IP यहाँ पे कॉपी कर दिया। होस्ट नेम ऑप्शनल है, पोर्ट नंबर 80 है, यहाँ पे अगर आप स्लैश वैल्यू ऐड करना चाहें, जैसे हम वो लोड बैलेंसर के अंदर कर रहे थे हेल्थ चेक्स को, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। और अलार्म्स क्रिएट करने, अगर आपका कोई इंस्टेंस अनहेल्दी होता है, उसके ऊपर अलार्म बनना शुरू हो जाए, सायरन बनना शुरू हो जाए, यानी कि ईमेल वगैरह आपको आनी शुरू हो जाए SMS नोटिफिकेशन की शक्ल में, जो कि हमने पहले भी डिस्कस की थी, जो ईमेल की शक्ल में आपको अलर्ट्स आना शुरू हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप हेल्थ चेक क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। सो अभी ये अननोन है इसका स्टेटस, डेफिनेटली ये पहले उसको कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे एक पूरी ग्रीन कलर की बार आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, जिसमें वो आपको दिखाएगा कि आपका इस टाइम इंस्टेंस जो है वो क्या है, हेल्दी इंस्टेंस है, क्योंकि मैंने IP होपफुली मैंने किसका डाला है, टोक्यो का ही डाला है। वेरीफाई कर लेते हैं, 85.32। सो नो, दिस इज नॉट द टोक्यो इंस्टेंस, ये बेसिकली इंस्टेंस, ये टोक्यो का इंस्टेंस, लेकिन इसका IP ये नहीं है, वो मेरा ख्याल IP मैंने किसी और का डाला है, वो डाला होगा मैंने 8532। ये बेसिकली आपके आयरलैंड का जो है एक इंस्टेंस है, वेब सर्वर 1A, ये इसका हमने, चले कोई बात नहीं, हमने इसका कॉन्फ़िगर कर लिया। तो यहाँ पर अभी इसका स्टेटस जो है वो अनहेल्दी है, कुछ ही टाइम तक ये हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इंस्टेंस डाउन कर देंगे ना, खुद बताते खुद, और हम सपोज ये करेंगे कि इंस्टेंस जब डाउन हो चुका है, तो वहां पर आपको इसका स्टेटस है वो अनहेल्दी नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर आप चाहें तो हेल्थ चेक्स के अंदर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अलार्म्स जनरेट कर सकते हैं, टैग्स ऐड कर सकते हैं। अभी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक स्टेटस क्या है, अननोन है। तो जैसे ही स्टेटस नॉन होगा, उसके बाद आपको फर्दर जो है चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। सो मॉनिटरिंग के अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं विच यू कैन कॉन्फ़िगर। सो दैट्स ऑल अबाउट द हेल्थ चेक्स। इस हेल्थ चेक्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लोड बैलेंसर के अंदर। इसके अंदर बेसिकली थोड़े से लिमिटेड सर्विसेज हैं, लेकिन फिर भी जितनी हैं उतनी काफी हैं। सो हेल्थ चेक्स के ऊपर थोड़ी देर बाद ये बेसिकली ग्रीन हो जाएगा, तो इसको हम देख लेंगे। तो have X health checks failed unhealthy default 3, बेसिकली वही टाइमर्स की कुछ बात की जा रही है यहाँ पर। and one request every 2 seconds on average about 15 health checks will check the endpoint's health, मतलब 15 हेल्थ चेक्स जाएंगे, तो उसके बाद उसको डिक्लेयर किया जाएगा कि वो एंड पॉइंट जो है वो हेल्दी है। कैन हैव HTTP TCP HTTPS हेल्थ चेक्स, नो SSL सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन द हेल्थ चेक्स विद क्लाउड वॉच के साथ भी इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। हेल्थ चेक्स कैन बी लिंक टू राउट 53 DNS क्यूरीज के साथ, जो राउट 53 की DNS क्यूरीज है उसके साथ भी आप हेल्थ चेक्स को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द हेल्थ चेक्स, जो कि हमने पहले भी कुछ चीजें इसकी डिस्कस की हुई है। उसके बाद आती है जी फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी। अब फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास इफ यू हैव 2 इंस्टेंसेस और आप चाहते हैं कि दिस EC2 इंस्टेंस, और जो कि फॉर एग्जांपल आपका आयरलैंड के अंदर है, और आयरलैंड के अंदर EU West 1A के अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, एंड यू वांट दिस इंस्टेंस एज अ प्राइमरी इंस्टेंस, आप कहते हैं मेरा प्राइमरी इंस्टेंस हो, और in any case if this instance goes down, तो immediately this should be my secondary instance, जो कि आप disaster recovery DR साइड के लिए भी आप बना सकते हैं। तो this is the beauty of failover routing policy।
जिसमें आपकी एक डीआर साइड है। अगर आपकी एक्टिव साइड जो है वो इन एनी केस फेल हो जाती है, इंस्टेंस फेल हो जाता है, तो आप फौरन से उसको डीआर की तरफ जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं। सो इसकी ऑप्शन बड़ी आसान है। अगर आप आते हैं दोबारा से डैशबोर्ड के ऊपर और आते हैं आप होस्टेड जोन के ऊपर, सो इन होस्टेड जोन अगेन अगर आप रैकेट सेट की तरफ आते हैं और क्रिएट रैकेट सेट करते हैं, और इससे पहले जो है आप इनको जरा रिमूव कर दें। मैं साथ साथ रिमूव करने की प्रैक्टिस जो है वो लाजमी रखता हूँ, और इसको यहाँ से इसको मैं करता हूँ डिलीट और क्रिएट रैकेट सेट करते हैं। और क्रिएट रैकेट सेट करते वक्त फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं फेल ओवर की, तो लेट्स से इसे फेल ओवर डॉट एक्नॉलेज डॉट हिंक, और उसके बाद आप यहाँ से आके सिलेक्ट करते हैं फेल ओवर। और जब आप फेल ओवर सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट यहाँ पे स्क्रीन नजर आती है। फेल ओवर रैकेट टाइप कौन सा सेट करें, फिजिकली फिलहाल आप प्राइमरी सेट करें। सो फेल ओवर प्राइमरी, और उसकी आप आईडी सेट करते हैं, और यहाँ पर प्राइमरी किसको रखना है उसका बेसिकली आप क्या करते हैं, आईपी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ, दिस शुड बी माय प्राइमरी, सो आप आईपी उस वैल्यू जो है उसकी प्लेस कर देते हैं, और आप ये रैकेट सेट क्या कर देते हैं, आईडी जो है फेल ओवर प्राइमरी, ठीक है। और कहता है कि अगर आप फेल ओवर की तरफ आते हैं तो लाजमी तौर पर आपको हेल्थ चेक्स जो है वो कन्फिगर करने पड़ेंगे, ठीक है। सो हेल्थ चेक अगर कोई है, तो जैसे टोक्यो हेल्थ चेक में भी बना कर आया था, और इसलिए बना के दिखा दिया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो जब आप फेल ओवर की बात करते हैं तो हेल्थ चेक्स जो है वो मैंडेटरी हो जाते हैं आपके लिए, वो आपको लाजमी क्रिएट करने पड़ते हैं। सो आई हैव टोक्यो हेल्थ चेक्स, तो उसके साथ मैंने बिल्कुल एसोसिएट कर दी है। तो हेल्थ चेक्स आईडी आपको नजर आ रही है, टीटीएल आपको नजर आ रहा है, और इसके अलावा ये बेसिकली आपका क्या है, फेल ओवर प्राइमरी है। और उसके बाद डेफिनेटली आपको सेकेंडरी भी कन्फिगर करना है। तो सेकेंडरी के लिए आप एक और रैकेट सेट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप दोबारा कहते हैं जी फेल ओवर, और यहाँ पे आप आईपी डालते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि टोक्यो का इंस्टेंस है बेसिकली आपका क्या होगा, डीआर साइड होगी। सो ये हमारी डीआर साइड है, तो आई वांट दिस एज अ सेकेंडरी, पेस्ट करते हैं। राउटिंग पॉलिसी आप फेल ओवर सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद दिस इज फेल ओवर सेकेंडरी। और सेकेंडरी के अंदर डेफिनेटली अब हेल्थ चेक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीआर है ना, तो डेफिनेटली प्राइमरी फेल होता है तो अंडरस्टूड बात है कि उससे जाना ही सेकेंडरी की तरफ है, तो यू कैन सिंपली क्रिएट दिस। तो सेकेंडरी के ऊपर आपको हेल्थ चेक्स जो है वो कन्फिगर करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द फेल ओवर। फेल ओवर में अब डेफिनेटली अगर आप का एक जो ये वाला इंस्टेंस है आयरलैंड का, वो अगर डाउन होता है तो इमीडिएटली आपकी ट्रैफिक जो है वो डीआर की तरफ क्या हो जाएगी, राउट हो जाएगी। और यू गाइस कैन सी कि हमारा हेल्थ चेक्स जो है वो भी हेल्थी हो चुका है, और आपको ग्रीन बार नजर आ रही है। और अब मेरी ये जो है डीआर साइड है टोक्यो हेल्थ चेक्स, तो लेकिन मैंने इसको कनेक्ट जो है वो उसके आइलैंड के साथ किया है। तो बेसिकली मैं सिर्फ एक आइडिया डिलीवर करना चाह रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म अभी नहीं कर सकते, ना इतना हमारे पास टाइम है, लेकिन मैं वन बाय वन आपको हर पॉलिसी जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें ऐड करता हुआ जा रहा हूँ कि आप जब खुद करना चाहें तो आपको किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। तो आप चाहें तो इस हेल्थ चेक को एडिट कर सकते हैं, और एडिट करते वक्त जो है आप इसको आपने बेसिकली किसके साथ एसोसिएट किया, आपने टोक्यो के साथ किया है, उसके आईपी के साथ या आयरलैंड के साथ किया है, तो इसको आप बेसिकली टोक्यो के इंस्टेंस का आईपी है उसके साथ भी दोबारा से चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द हेल्थ चेक्स। कि अगर मेरी अब अगर हेल्थ चेक्स देखिए अनेबल है, द मोमेंट राउट को पता चलता है कि प्राइमरी साइड जो है वो डाउन हो चुकी है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है, टोटली क्रैश कर गई है, तो डेफिनेटली अब जितनी भी क्यूरीज आएंगी क्लाइंट की तरफ से डीएनएस की, या कोई भी वो रिक्वेस्ट करता है, तो डेफिनेटली उसको किस तरफ रीडायरेक्ट किया जाएगा, सेकेंडरी की तरफ, यानी कि डायरेक्ट रिकवरी की तरफ। जी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सब लोग साथ हैं, सो गए हैं? आज मुझे बड़ी बेरौनक सी क्लास लग रही है, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है मैं अकेला खुद से बातें कर रहा हूँ, खुद ही बोलता जा रहा हूँ, खुद ही समझता जा रहा हूँ।
बाकी मुझे पता नहीं क्यों ऐसी आज फीलिंग्स आ रही हैं। यार 4-5 लोग ही हैं जिनके रिप्लाईज आ रहे हैं मुझे, बाकी तो मुझे पता है ऐसे ही। अभी मैं एकदम अटेंडेंस लूंगा ना आज तरह। तो यार अच्छी बात है कि लोग साथ हैं तो करवाते हैं यार, मैं बस इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा इस तरह की एक्टिविटीज की, वरना कैमरा मैंने ऑन करवा ही देना था। कोई और कोर्स करवा दें यार, 2-2 ऑफर किए हुए गवर्नमेंट ने आपको, और कितने कोर्स करने हैं ये तो हजम कर लें पहले। क्लियर। उसके बाद एक और पॉलिसी हमारे पास, जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। नाम से ही क्लियर है, जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। तो फॉर एग्जांपल इसमें आप जियो लोकेशन में आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं यार फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यूनाइटेड किंगडम से रिक्वेस्ट आती है, उसकी लोकेशन ये आती है, तो उसको तुमने फलाने आईपी के ऊपर क्या करना है, उसकी ट्रैफिक को जो है वो फॉरवर्ड करना है। और अगर जो है कोई फ्रांस से आती है ट्रैफिक, तो तुमने उसको इस आईपी के ऊपर जो है फॉरवर्ड करना है। और रेस्ट ऑल जो डिफॉल्ट है, इसके अलावा किसी भी लोकेशन से कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तुम उसको इस आईपी के ऊपर क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। लोकेशन बेस्ड जो है आप उसकी ट्रैफिक को फॉरवर्ड करते हैं। सो डिफरेंट फ्रॉम लेटेंसी बेस्ड, लेटेंसी से बिल्कुल डिफरेंट है, कोई मिक्सचर ना करे लेटेंसी का कि यार ये तो लेटेंसी से मिलती जुलती है, ऐसा नहीं है। आप पूरी एक लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं, आप कहते हैं पूरे यूनाइटेड किंगडम से जहाँ कहीं से भी ट्रैफिक आए उसको भेजना ही सर्वर के ऊपर है। तो लेटेंसी के तो ऊपर ये होता है ना, जहाँ पे लो लेटेंसी होती है उसको वहां पे फॉरवर्ड करता है, लेकिन जियो लोकेशन के ऊपर आप बाउंड कर रहे हैं कि जी इस तमाम इस पूरे किंगडम से कहीं से भी ट्रैफिक आए, बेशक लो लेटेंसी हो हाई लेटेंसी हो, तुमने भेजना इसको इस सर्वर के ऊपर ही। तो दिस इज ऑल अबाउट द जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। दिस इज अ राउटिंग बेस्ड ऑन यूजर लोकेशन, यूजर लोकेशन की बेस पे राउटिंग जो है इसकी बेस करती है। Here we specify, क्या specify करते हैं, traffic from the UK should go to this specific IP, traffic from UK go to this specific IP and should create a default policy। अजान हो लीजिए, 1 मिनट बाद कंटिन्यू करता हूँ। Create the default policy or this will be used in case there is no match on the location। अगर मतलब देखें ना, मैंने 2 पॉलिसीज बना दी कि यूनाइटेड किंगडम से हो तो यहाँ जाए और फ्रांस से हो तो यहाँ जाए, तो अगर इनमें से ना हो तो क्या करे, ट्रैफिक ही ना भेजे। नहीं, फिर उसे क्या करना चाहिए, एक डिफॉल्ट पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर तुम्हें इस दोनों लोकेशन में से नहीं मिलती आती हुई रिक्वेस्ट, तो तुमने इसको जो है वो इस सर्वर के ऊपर क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। सो हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर दैट, आप आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, कंसोल के ऊपर आते हैं और थोड़ा सा पुश बैक करते हैं यहाँ पर और होस्टेड जोन में आते हैं। और होस्टेड जोन में आकर क्रिएट द रेकॉर्ड सेट और यहाँ पर यू कैन स्पेसिफाई जियो लोकेशन। और लोकेशन जैसे ही कहते हैं वो कहता है चूज करो लोकेशन। तो यहाँ पर आपने बेसिकली खुद बतानी है
लोकेशन अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अरूबा, अर्जेंटीना और नीचे मजीद आते जाएं तो आपने खुद लोकेशन चूज करनी है। मतलब यहाँ से लोकेशन, मतलब आप कहते हैं कोंगो से अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो यहाँ आप आईपी पेश कर देंगे जहाँ पर आप उसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, और आप ऊपर आपका डीएनएस रिकॉर्ड होगा। तो इस तरीके से आप जियो लोकेशन पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पेश करता हूँ, ये आईपी है, पता नहीं किसका आईपी है, टोक्यो का, किसका है, व्हाटएवर द सर्वर इज, जो भी सर्वर आपका, जहां भी आपने इसको लोकेट किया हुआ है, आप चाहते हैं कि फलाने रीजन से, मतलब कोंगो से जितनी भी रिक्वेस्ट आए, ट्रैफिक आए, वो सारी इस आईपी पे जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जियो लोकेशन पॉलिसी जो है, जियो लोकेशन पॉलिसी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, एक दफा आपका एक एक्सपोजर हो जाता है थोड़ा सा, तो आप जिस तरह मर्जी चाहें पॉलिसीज जो है उनको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ना, ये हेल्थ चेक्स के ऊपर मैं गया था, तो अभी तक आपको हेल्थ चेक्स जो है, लेकिन डेफिनेटली ये राउट 53 ने डिटेक्ट किया ना हेल्थ चेक, उसने कहा हेल्दी है, और ये आईपी है 85.32। तो हमने देखा था बेसिकली ये वेब सर्वर 1 का था 85.32। तो मैं क्या करता हूँ, इस इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देता हूँ और देखते हैं क्या वो हेल्थ को डिटेक्ट करता है, इसको अनहेल्थी डिक्लेयर करता है कि नहीं करता। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर, कुछ देर बाद वापस आएंगे और चेक करेंगे अनहेल्थी हुआ है कि नहीं, ठीक है। मैंने इसलिए पहले कर दिया क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगता है उसको डिक्लेयर करते वक्त। तो हम बात कर रहे थे जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी की, तो इस तरीके से आप जियो लोकेशन पॉलिसी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और उसके बाद है मल्टी वैल्यू राउटिंग पॉलिसी। यार करते हैं 15-20 मिनट तक हम जुम्मा ब्रेक करेंगे, अभी करते हैं फैसलाबाद करते हैं, जरा ये टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है, पॉसिबल टू प्लेटफॉर्म एज सर्विस का एग्जांपल करवा दें, आई हैव टू होस्ट माय ऐप टू इधर यार ये मैंने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आपको बताया था, इलास्टिक बीन स्टॉक जो है वो बेसिकली सर्विसेज है एडब्ल्यूएस की। तो मैं अभी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड कर दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा, उसमें आपकी बातें क्लियर हो जाएगी। यार अभी मेरे पास S3 पड़ा है, बाकी मेरे पास RDS की सर्विसेज बाकी पड़ी हैं। जुम्मा सर पे है, जुम्मे से भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो मैं खुद तो नहीं, लेकिन आपको एक रेफरेंस जो है वीडियो का वो भेज दूंगा, तो उसमें आपको ना हर तरह की डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ यार थोड़ा सा ख्याल करना है बाकियों का भी, आपसे अपना कंसर्न है आपका, तो इसमें मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको रेफर कर दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद है मल्टी वैल्यूज राउटिंग पॉलिसी। तो यू यूज व्हेन राउटिंग ट्रैफिक टू मल्टीपल रिसोर्सेज, आपने ट्रैफिक राउट करवानी है मल्टीपल रिसोर्सेज के ऊपर। वांट टू एसोसिएट अ राउट 53 हेल्थ चेक्स विद रिकॉर्ड्स, हेल्थ चेक्स आपको इस पे भी इनेबल कर एसोसिएट करवाना होगा। अप टू 8 हेल्थी रिकॉर्ड्स आर रिटर्न फॉर ईच मल्टी वैल्यू क्यूरी। मल्टी वैल्यू इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर हैविंग एन इलास्टिक लोड बैलेंसर, इलास्टिक लोड बैलेंसर का सब्स्टिट्यूट नहीं है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सेम डोमेन नेम लिखते हैं और ए रैकेट है, और उसके बाद आपके पास मल्टी वैल्यूज रिटर्न होती हैं जो कि आपके डिफरेंट सेम या टीटीएल होते हैं, और इनके लिए आप डिफरेंट हेल्थ चेक्स जो है वो क्या किया होता है, आपने अनेबल किया होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑप्शन नजर आती है हेल्थ चेक्स की भी, उसकी भी, मल्टी वैल्यूड की भी। तो लेट मी रिफ्रेश दिस, अभी तक नहीं हुआ हेल्थी डिक्लेयर, कोई बात नहीं। तो आप जाते हैं होस्टेड जोन के ऊपर, और तो यहाँ पर आपको एक आखिरी जो पॉलिसी नजर आती है वो नजर आती है आपको मल्टी वैल्यू आंसर, ठीक है। मल्टी वैल्यू आंसर मैंने आपको उसमें भी दिखाए, लेकिन विद हेल्थ चेक्स अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप सिंपल में भी आपको मल्टी वैल्यू रिटर्न होती मैंने दिखाई है, ठीक है। लेकिन ये है उसमें आपको पता है हेल्थ चेक्स की ऑप्शन नहीं थी, तो मल्टी वैल्यू आंसर के अंदर आप हेल्थ चेक्स भी इनेबल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स अ ग्रेट फीचर जो कि लेटेस्ट जो है सिंपल के बाद ये अपडेट हुआ था, ठीक है। तो क्लोजिंग की तरफ आए, हाँ ये एक चीज जो मैंने आप लोगों से मेरे ख्याल स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी कि अगर आपने राउट 53 जो है रजिस्ट्रार भी है, लेकिन एक डोमेन नेम रजिस्टर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। डोमेन नेम क्या है, एक रजिस्ट्रार है, एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट मैनेज द रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेट डोमेन नेम्स, जो कि आपके रिजर्व करते हैं इंटरनेट डोमेन नेम को। फेमस वन गोडैडी, गूगल, ईटीसी है, और अब राउट 53 भी एडब्ल्यूएस का। और डोमेन नेम रजिस्ट्रार जो है वो एग्जैक्टली डीएनएस नहीं होता आपका, ठीक है, दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं।
और अगर आपने थर्ड पार्टी स्टार को AWS Cloud 53 के साथ रजिस्टर करवाना है, तो इफ यू बाय योर डोमेन ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट, मतलब GoDaddy और गूगल, यू कैन स्टिल यूज Route 53। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्रिएट अ होस्टेड जोन इन Route 53। Route 53 के ऊपर आपको होस्टेड जोन क्रिएट करना पड़ेगा और आपको अपडेट करने पड़ेंगे NS रिकॉर्ड नेम सर्वर, जो मैंने शुरू में आपको बताया भी था। अपडेट द NS रिकॉर्ड ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट। और ये AWS के अंदर नहीं, ये NS रिकॉर्ड जो है, जो आपको AWS ने दिए हैं, ये आपने थर्ड पार्टी की वेबसाइट के ऊपर जाकर क्या करना है, अपडेट करना है उनको। जो Route 53 के नेम सर्वर्स हैं, उनको जाके Route 53 के नेम सर्वर को NS को आपने थर्ड पार्टी को जाकर अपडेट करना है, ठीक है। और बट ईच डोमेन रजिस्ट्रार यूजुअली कम्स विद द DNS फीचर्स। कहते हैं डोमेन रजिस्ट्रार एक्चुअली DNS नहीं होता, लेकिन कुछ फीचर जो है वो डेफिनेटली रजिस्ट्रार के होते हैं इसके ऊपर। और एक छोटा सा क्विज है, जल्दी जल्दी इसको कर लें ताकि चीजें कुछ जो है वो वाइंड अप हो जाए, आप लोगों की जो कुछ पढ़ा है हजम हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, शुरू करें जल्दी जल्दी, शाबाश। तीन लोगों ने अभी तक आंसर किया है बस। और पहले तीनों ने गलत किया। वो भाई समझाई थी ये बात जो समझाई थी ये बात, जो रूट डोमेन है उसको सी नेम के साथ आप नहीं कर सकते, पॉइंट आउट। बड़ी क्लियर कट लाइन लिखी हुई थी मैंने वहां पर। उसने व्हाट सॉर्ट ऑफ Route 53 record is not possible to set up for this। ये रूट डोमेन के लिए आप सी नेम जो है उसको सेटअप नहीं कर सकते, उसको साथ में आप नहीं करवा सकते। करके दिखाया था, एरर भी नजर आया था, फिर भी जो लोग कह रहे हैं जी एलियस, 2 मिनट निकाल लें आज वो प्लीज, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। Oh, भाई, the DNS protocol does not allow you to create CNAME record for the top node of the DNS namespace, यानी कि जो आपकी वो रूट डोमेन थी mycoolcompany.com, also known as Apex, Zone Apex, इसको हम Zone Apex भी बोलते होते हैं। मर्जी है यार आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 2 है, you have deployed an new elastic beanstalk environment। सुन लें भाई, जो भाई सब परेशान थे, you have deployed मतलब ये काम हो सकता है, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ। You have deployed a new elastic beanstalk environment and would like to direct 5% of your production traffic to this new environment in order to monitor to CloudWatch matrices and ensure no bugs exist। What type of Route 53 records do you allow? Simple है यार, 5% इधर भेजनी है तो definitely weighted weighted policy जो है आपको आप यूज करेंगे। So weighted allow you to redirect a part of your traffic based on weight, hence percentage is common used to send part of traffic to new application you are deploying। नई application आप testing करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कुछ percentage भेजना चाह रहे हैं, तो आप weighting policy configure करेंगे। Okay, after updating a Route 53 record to point myapp.mydomain.com from a old load balancer to a new load balancer, it looks like the user are still not redirected to your new load balancer। You are wondering why, what could be the possible reason? पहले पुराना लोड बैलेंसर था, अब नया लोड बैलेंसर लगा दिया है, लेकिन यूजर जो हैं वो रिडायरेक्ट नहीं हो रहे, तो क्या वजह हो सकती है?
बच्ची अब तक एक बंदे ने रिप्लाई किया, यहाँ तो आवाज लेट पहुंच रही है आप लोगों को, यहाँ समझ नहीं आ रही, यहाँ आप लोग इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं। कंफ्यूज्ड। ओ भाई हेल्थ चेक कहाँ से आ गया? हेल्थ चेक ने तो सिर्फ हेल्थ चेक करनी होती है। इट्स बिकॉज ऑफ द टीटीएल। टीटीएल 24 घंटे का रखा हो तो वो तो पहले ही आपकी जो है वो कुकीज के अंदर डीएनएस जो रिजॉल्व कर रहा होगा वो पुराने लोड बैलेंसर का कर रहा होगा और वहां पर अपडेट हो चुका है रिकॉर्ड, तो डीएनएस की नई रिक्वेस्ट जाएगी तो वो नया आईपी रिजॉल्व करके लाएगी ना। तो इट्स बिकॉज ऑफ द टीटीएल की वजह से टीटीएल बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। So DNS record have a TTL, time to live, in order for clients to know for how long to cache these values and not overload the DNS with the DNS request. So TTL should be set to strike a balance between how long the value should be cached versus how much pressure should go on the DNS. तो ये TTL से आप डिसाइड करते हैं कि कितना लोड डालना है DNS के ऊपर या ज्यादा इसको कैशे के ऊपर रखना है। तो ये बेसिकली TTL की वर्थ है। Question number 4. You want your users to get the best possible user experience, and that means minimizing the response time from your servers to your users. Which routing policy will help? Directly latency। नहीं राठौड़ साहब, आप क्यों आज अलग रास्ते पे चल रहे हैं? सर मेरी तो स्क्रीन स्टक हुई हुई है, मैंने तो बगैर ऑप्शंस देखे ये उससे अंडरस्टैंड किया है कि अगर तो यूजर सेम जियोग्राफिकल लोकेशन या नियरेस्ट जियोग्राफिकल लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं तो उन्हें रिस्पांस वहां से आना चाहिए। नहीं सर, यहाँ ना असल में ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, आप जेनेरिक होकर सोचते हैं जेनेरिक हो, तो वो ये कह रहा है कि बेस्ट पॉसिबल यूजर एक्सपीरियंस, दैट मींस मिनिमाइजिंग द रिस्पांस टाइम। आप रिस्पांस टाइम को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं फ्रॉम योर सर्वर्स टू योर यूजर्स। ठीक है, तो उसके लिए राउटिंग पॉलिसी कौन सी होगी? वो लोकेशन वाइज उसने कोई हिंट नहीं दिया, लोकेशन वाइज ना बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा इस क्वेश्चन के अंदर, दैट्स व्हाई लेटेंसी इज द बेस्ट ऑप्शन। You have a legal requirements that people in any country but France should not be able to access your website. Which Route 53 record help you to in achieving this? हाँ, अब बारी आती है जियो लोकेशन की। देखें ना, अब वो कह रहा है कि यू हैव लीगल रिक्वायरमेंट के पीपल जो हैं वो किसी भी कंट्री से, लेकिन जो फ्रांस है उसको एक्सेस नहीं देनी है आपने अपनी वेबसाइट की, तो डेफिनेटली आप लोकेशन वाइज उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं बना सकते। मतलब आप डिफॉल्ट पॉलिसी भी कोई नहीं छोड़ेंगे, बाकी लोकेशन से आप सारे हिट कर देंगे, लेकिन फ्रांस को आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली जियो लोकेशन की बेस पे आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6। सर मैंने एडवांस में सही आंसर दिया था। अच्छा सही है सर, सही है। So you have purchased a domain on GoDaddy and would like to use it with Route 53. What do you need to change to make this work? ले जी, सवाल भी आ गया उससे रिलेटेड। और क्या चाहिए? कर दे आंसर आंसर कर दे जी आप लोग। नहीं, अब 3 की बात लग गई है तो धड़ाधड़ 3 ही आते जाएंगे। इतनी हैरानगी होती है कि उस्ताद 4 से 5 दफा ये बात बता चुका, शुरू में बताई, फिर दरमियान में बताई, और अभी भी
किसी एक बंदे ने आंसर सही नहीं किया। आप सारे 1 2 3 तो कर चुके हैं, आप सारे आएंगे 4 की तरफ, ये भी मुझे पता है। और चौथी ऑप्शन पढ़ें, चौथी ऑप्शन क्या लिखी हुई है? मैंने कहा था थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार में जाके आपने एनएस रिकॉर्ड जो है वो राउट 53 वाले ऐड करने हैं वहां जा। बार बार बताया, लेकिन फिर भी आप देख लें दिमाग में, मतलब सुन रहे हैं आप लोग, बैठा नहीं रहे दिमाग में कि यार ये बात क्या बताई जा रही है, किस तरीके से बताई जा रही है। भाई क्रिएट अ पब्लिक होस्टेड जोन एंड अपडेट द थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार एनएस रिकॉर्ड। मर्जी है आप लोग, पढ़ लें इसको। प्राइवेट होस्टेड जोन आर मेंट टू बी यूज फॉर इंटरनल नेटवर्क क्यूरीज, तो इसलिए प्राइवेट की तो बात ही नहीं कर सकते आप। एंड आर नॉट पब्लिकली एक्सेसिबल, प्राइवेट होस्टेड जोन पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होते। Public hosted zone are meant to be used for people requesting your website through the public internet. So finally, NS record must be updated on the third party registrar. Third party registrar पे आपने NS record जो हमको क्या करना है, अपडेट करना है। 1 2 3 1 2 3 इन पे ही घूमते रहे आप लोग। ये जो प्राइवेट वाले हैं 2 मिनट तो निकाल ही लेना 100%। और रिक्वेस्ट फॉर डोमेन ट्रांसफर, भाई ये थोड़ा ना गौर किया करें क्वेश्चन की नेचर के ऊपर। ये तो डेफिनेटली करेंगे आप। चलें 4 मिनट निकाल लें आप लोग। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके जी, फाइनली वी हैव कवर्ड द मैक्सिमम राउट 53 सर्विसेज। हमने राउट 53 को बहुत ही डिटेल के अंदर मैंने एसोसिएट लेवल से ऊपर की बातें जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। इनफैक्ट मेरा नहीं ख्याल कोई पॉलिसी छोड़ी और मेरा नहीं ख्याल हमने कोई एक आधी बात छोड़ी इसके लिए। हाँ, कुछ बातें डेफिनेटली प्रोफेशनल लेवल पे आएंगी मजीद इसके अंदर, लेकिन एसोसिएट लेवल से बढ़कर हमने जो है इन चीजों को डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, प्रैक्टिकली भी परफॉर्म किया है। और छोटे मोटे क्वेश्चंस देने का मकसद ये होता है कि यार आप लोगों को आइडिया हो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं या रियल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ये मेरा मकसद होता है हर टॉपिक एंड पे क्विज का, कि कम से कम आपको यूज केसेस, सिनेरियोज, रियल इम्प्लीमेंटेशन क्या फेस करनी पड़ सकती है फ्यूचर में, उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आप लोगों को। टॉपिक जरा समराइज हो जाता है जब हम एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं इसके ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल अभी हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जुम्मे का टाइम करीब है। अब कुछ लोगों का 1:30 बजे